स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, यस सर। देखिए हम आज डिस्कस करने जा रहा है रोल ऑफ एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन। लास्ट टॉपिक है इसमें फर्स्ट यूनिट में। रोल ऑफ एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन। सही सर रूबी? यस सर। आप बता दें लिबरलाइजेशन क्या है? Liberalization, it is changes into privatism to गवर्नमेंट का इसमें कन्वर्ट करते हैं सर, या फिर गवर्नमेंट के इसको प्राइवेट में कन्वर्ट करते हैं। नहीं, हम लोग इसको प्राइवेटिज्म कहते हैं। नहीं, प्राइवेटेशन तक नहीं आए हम लोग, लिबरलाइजेशन है सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट है प्राइवेटाइजेशन। हाँ सर। अजहर आलम आप बता दीजिए। यस सर। सर ये सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक होता है सर, टू ये मार्केट लीड का इकोनॉमी का। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। सुन रहे, बोलिए आप। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, कब हुआ? हाँ। ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये 1991 में 24 जुलाई को हुआ सर रिफॉर्म्स। आप प्राइवेटेशन का बारे में बता रहे हैं, प्राइवेटेशन नहीं है लिबरलाइजेशन मतलब। आप बताइए अजहर आलम। सर लिबरलाइजेशन ये था जिसमें सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 के बाद एक पॉलिसी लाई जिसके अंतर्गत जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, मतलब जितने भी इंडस्ट्री थे, उसको गवर्नमेंट ने मतलब परमिट कर दिया कि आप इंडस्ट्री खोल सकते हो। मतलब उसके बाद इसको 1991 में उसमें प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्ट्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास था, जिसलिए यानी इससे पहले जो था गवर्नमेंट को परमिट लेना पड़ता था, उसके बाद इसने इस तरह के परमिट को हटा दिया कि आप इंडस्ट्री को खोल सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म करते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया है, लिबरल कर दिया गया, गवर्नमेंट कंट्रोल को जो है एलिमिनेट किया गया है। प्रोग्रेसली एलिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक्स to open business to prepare a product and to sell in the market to fix the price, ये सब हुआ। फिर इससे हम लोग को क्या एजुकेशन में क्या रोल है? लिबरलाइजेशन जो है एजुकेशन के क्या रोल है? ये होने के बाद ये 1980 से शुरू हुआ है। ये इसको कहते हैं ना फिजिकल डेफिसिटी। फिजिकल डेफिसिटी आप क्या समझते हैं? फिजिकल डेफिसिटी को, फिजिकल डेफिसिटी फिजिकल डेफिसिटी ये है, देखिए गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट को पैसा टैक्स से आता है ना, टैक्सेस, राइट? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स जो पैसा आता है, पैसा फिर गवर्नमेंट क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर भी कर लेता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कर लेता है, खर्च भी कर लेता है, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च भी करता है। ओके, तब क्या होता है? अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता, फिर तो टैक्सेस रूप से जो पैसा आता है, ओके, जो टैक्सेस से जो पैसा आता है, मनी, ओके, ये क्या हो रहा है? कम पैसा आ रहा है, खर्च ज्यादा हो रहा है। इसको कहते हैं फिजिकल डेफिसिटी। फिजिकल डेफिसिटी ये 1980 से शुरू हुआ है। फिजिकल डेफिसिटी, खर्च ज्यादा हो गया, पैसा आना कम हो गया। इसीलिए तब जो गवर्नमेंट सोचा है 91 के बाद जो है फॉरेन जो है इन्वेस्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, इंडस्ट्री को खोलने के लिए पॉलिसी लाया। पॉलिसी मतलब इकोनॉमिकल लिबरल हुआ। इंडिया क्या हो गया? इकोनॉमिक लिबरल हुआ। इकोनॉमिक लिबरल हुआ मतलब पैसा आप जो है ना उधार ले सकते हैं, इंटरेस्ट पे ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी खोल सकते हैं इंडस्ट्री, प्राइस फिक्स कर सकते हैं, टैक्स में भी रिड्यूस किया गया। इस तरह इकोनॉमिकल लिबरल हुआ, इकोनॉमिक लिबरल हुआ। मगर एजुकेशन नॉट लिबरल, एजुकेशनली नॉट लिबरल। इंडिया इज इकोनॉमिकली लिबरल, बट
India is not liberal in educationally not liberal, educationally not liberal. इंडिया 91 के बाद जो है इकोनॉमिक लिबरल हो गया, मगर एजुकेशनली नॉट लिबरल। नॉट लिबरल हो गया है, नॉट लिबरल है एजुकेशन, नॉट लिबरल है। क्यों नॉट लिबरल है? एजुकेशन जो है, एजुकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स, एजुकेशन इज ए कॉम्प्लेक्स। इसमें कहीं लेवल्स है, स्कूल एजुकेशन है, राइट, कॉलेज एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इस तरह। और आपको परमिशंस में बहुत सारा परमिशन है, इसीलिए एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारा अप्रूवल लेना पड़ता है, अफिलिएशन रहता है, ओके। इस तरह देखिए, अगर आपका बीएड कोर्स देखे तो आप तो यूनिवर्सिटी में है, अगर बाहर बीएड कॉलेज रहता है, बीएड कॉलेज यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना, फिर आपका गवर्नमेंट से एनओसी लेना, गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना, फिर एनसीटी से अप्रूवल लेना, फिर स्टेट है तो फिर एससीईआरटी का भी रहता है, एससीईआरटी, एनसीटी, कंसर्न यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, ये सब जो है ना से परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए एजुकेशन कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारा प्रोसेस है अफिलिएट करने के लिए, परमिशन देने के लिए। और एक बात है, एजुकेशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सबको एजुकेशन देना। आर्टिकल 21 क्या है जी? अनुच्छेद है सर संविधान का। हाँ, क्या है वो? आर्टिकल 21 क्या कहते हैं सर? एजुकेशन लिबरलाइजेशन के बारे में बताया गया है, राइट टू एजुकेशन के बारे एजुकेशन में। सर, राइट टू एजुकेशन। क्या राइट टू एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन। हाँ, आरटी जो है राइट टू एजुकेशन, हर बच्चे को 14 साल हाँ, तक राइट टू एजुकेशन। देना। 14 ये साल कौन सा अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन सा अमेंडमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा अमेंडमेंट है ये? 86th अमेंडमेंट। 86, यस सर। 86। हाँ, ये जो है ना आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? राइट टू एजुकेशन, हर एक के लिए 6 to 14 तक कंपलसरी एजुकेशन देना है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये सब जानते हैं ना आप, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सब 6 to 14 जो बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देना है, कंपलसरी एजुकेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए क्या किया गया है, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स में क्या है, फंडिंग दे सकते हैं, फंडिंग, ओके। जब फंडिंग दिया जाता है तब सबको एजुकेशन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया है, आईएमएफ लोन डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल डिफिसिटी है, इसलिए आईएमएफ से लोन लिया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया गया है। क्यों लोन लिया गया है? मतलब खर्च रहता है। को एडमिट कर लीजिए, महताब को महताब कार्ड करना है जी। राइट। मैं जब क्लास में रहता ना, इसमें ये विंडो नहीं खोलता हूँ, ओके। अब बता दीजिए और कोई इस तरह है तो, ओके। फिर 91 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिए है। उस वक्त जो है पैसा लेकर ये कंपलसरी एजुकेशन के लिए 6 to 14 के लिए यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए फंडिंग दिया गया है। मतलब एजुकेशन में लोन लेकर जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया है, इसमें लिबरलाइज में क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड करने का है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 91 क्या कह रहा है, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड करने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट नहीं चाहता है एजुकेशनल को लिबरल करने के लिए, फिर भी एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसीलिए एजुकेशन बढ़ाने के लिए, एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए
IMF से लोन लिया गया है। उस वक्त जो है ना डीपेप एक है, डीपेप आप जानते होंगे, डीपेप डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम ये स्टार्ट करने से पहले, ये 1991 में जब एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, तभी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है ये कहां से लिया गया है? एपेप से लिया गया है, आंध्र प्रदेश एजुकेशन प्रोग्राम। इससे डीपेप से पहले आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या है, मतलब स्कूल्स एस्टैब्लिश करना, स्कूल्स एस्टैब्लिश करना, ऐसा मतलब 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्राइमरी स्कूल रहना कंपलसरी। 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्राइमरी स्कूल रहना। सर महताब एडिट नहीं हुआ है, फिर से देखिए। फिर एक बार रिक्वेस्ट करने के लिए बोलिए। आ गया। महताब है ही इसमें, महताब एग्जिट कहाँ है आ इसमें? गया। ओके, इसमें और क्या है, कमिटी जो है इसमें 1 किलोमीटर रेडियस में प्राइवेट स्कूल्स, फिर बच्चों की ड्रॉप आउट, इसमें क्या है, एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस मतलब स्कूल एक्सेस होना है, बच्चों की करीब में स्कूल होना चाहिए, एक्सेस। फिर एनरोलमेंट, बच्चों का एनरोलमेंट जो स्कूल के बाहर है, आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, चाइल्ड लेबर, ये सब जो है इस एज वाला बच्चा इसमें स्कूल में रहना है। फिर ड्रॉप आउट रेट कम करना, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, टू मिनिमाइज द ड्रॉप आउट रेट। बच्चे स्कूल में एनरोल कर रहा है बट 10th क्लास तक जो है बच्चे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, ड्रॉप आउट रेट है। ड्रॉप आउट रेट से बचने के लिए क्या किया गया है, बच्चों को जो मिड डे मील, MDM, मिड डे मील, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म, ओके, स्कूल बिल्डिंग, इस तरह है। एक्सेस, एनरोलमेंट को जो है रिटेन करने के लिए, एनरोलमेंट रिटेंशन, नेक्स्ट जो है रिटेंशन। एक्सेस, स्कूल एक्सेस होना 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर, फिर बच्चों को एनरोल करना, फिर एनरोल करने के बाद बच्चों को रिटेन करने के लिए बच्चों को क्या करना है, फैमिली जो है इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, खाना जो है खाना देना, मिड डे मील देना। फिर पोस्ट मैट्रिक स्कूल, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री बाईसाइकिल्स, लेडीज टॉयलेट्स, गर्ल्स टॉयलेट्स, ओके, ये प्रोवाइड करने के बाद जो है ड्रॉप आउट क्या होगा, मिनिमाइज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ये इसमें एपेप में फॉलो, एपेप जो आंध्र प्रदेश एजुकेशन प्रोग्राम में ये करना था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये अच्छा लगा। सर, मिड डे मील मिडिल लेवल के बच्चे तक कोई क्यों दिया जाता है? 8वां तक के बच्चे को मात्र अभी 12th तक दिया गया है। हमारे यहाँ तो 8th तक चलता है बस सर, 9 से नहीं है मिड डे मील। ये स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी रहता है। एजुकेशन क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। कॉन्करेंट लिस्ट पता है ना, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों का रहता है, स्टेट एंड सेंट्रल दोनों मिलकर रहता है। इसमें रेशियो रहता है। पहले क्या किया जाता है 80% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, 20% फंडिंग में 20% स्टेट का रहता है। फिर नेक्स्ट ईयर जो है 70%, 30%, 60%, 40%, फिर इसके बाद 50% रहता है। जैसा गवर्नमेंट क्या कर लेता है, फंड्स को लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेकर जो है दूसरी तरफ जो है कन्वर्ट, मतलब डायरेक्ट दूसरा काम के लिए इस पैसा जो अलोकेट किया गया पैसा यूज कर लेता है। इस तरह प्रॉब्लम्स रहता है, स्टेट टू स्टेट वेरी रहता है। जब एपेप स्टार्ट हुआ, इसका जो पॉलिसी अच्छा लगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया गया है, इस स्कीम को पूरा सेंट्रलाइज करते हुए
हर स्टेट को इम्प्लीमेंट करते हुए डीपेप स्टार्ट किए, डीपेप। ओके, मतलब इसी तरह ये पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा को क्या करना चाहिए? पैसा को क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक है, हर एक रिलेटेड टू इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लिबरल। पैसा फंड कर सकते हैं मगर उसमें कंट्रोल नहीं है, सिस्टम में कंट्रोल नहीं है, मगर पैसा दे सकते हैं। ये पैसा देने डीपेप वाला हर जिला में होता है सर, हर डिस्ट्रिक्ट हाँ, में है ये डीपेप हर जो है डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट पहले प्रोग्राम। फर्स्ट फेज में 91 में क्या किया गया, 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने के लिए किए। 50, अभी तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में है 50। पहले शुरुआत में 50 डिस्ट्रिक्ट्स पूरा इंडिया में 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर करते हुए लागू किया है डीपेप। फिर इसके बाद धीरे धीरे हर एक डिस्ट्रिक्ट को आ गया है। ओके, मतलब इसी तरह स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:30। हाँ, और 2 टीचर्स हर प्राइमरी स्कूल में, 2 टीचर प्राइमरी स्कूल में कंपलसरी। स्कूल बिल्डिंग एटलीस्ट 2 बिल्डिंग। ओके, और क्रिएशन ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसा? कम्युनिटी रिसोर्स से अगर कुछ डेवलप करना स्कूल को, कम्युनिटी रिसोर्स से। इस तरह जो बिलो पॉवर्टी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा स्कीम्स जो है, इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ा। तब जो है डीपेप के लिए पैसा जो है लिया गया है। तब जो है ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के लिए पैसा लिया गया है, फंडिंग किया गया है। ये 1992 में 1991 में रिफॉर्म हुआ। डीपेप कैसा लॉन्च, कब लॉन्च हुआ? 1991 में हुआ। कौन फंड दिया? वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया है। वर्ल्ड बैंक फंड दिया गया है इस प्रोग्राम को 1992 में। ये डीपेप कब लॉन्च हुआ? 1992 में। ओके, ये प्रोग्राम को जो है इसके लिए पैसा क्या, किसके लिए पैसा चाहिए? स्कूल्स एस्टैब्लिश करना है, कंपलसरी 2 बिल्डिंग्स होना चाहिए, टीचर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, एनरोल करना चाहिए, ड्रॉप आउट रेट मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारा पोस्ट मैट्रिक, मिड डे मील, फ्री बाईसाइकिल्स, गर्ल्स टॉयलेट, फ्री यूनिफॉर्म्स, ये सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा ने डीपेप को फंडिंग किया, मगर इकोनॉमिकली लिबरल, एजुकेशनली नॉट लिबरल, even though indirectly funding to the field, in the field of education, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया गया है। समझ रहे ना बात? जी सर जी। क्या समझ लिया? सर जो सर आपने बता रहे थे वही। हाँ, देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पैसा ले लेता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से लेते हैं, लेके स्कीम्स में लगाते हैं। ये स्कीम जो है टाइम बाउंड रहता है, हर एक स्कीम का एपेप हो डीपेप हो, क्या रहता है, स्कीम 10 साल का रहता है टेन्योर, मगर 10 साल में जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव नहीं कर पाता है, फिर इसको जो है आगे बढ़ा देता है हमेशा। 100% लिटरेसी, टोटल लिटरेसी कैंपेन, ये टोटल लिटरेसी कैंपेन, फिर बच्चे का हर बच्चे 6 to 14 स्कूल में रहना, ये सब करने के लिए, टोटल लिटरेसी करने के लिए अगर इस तरह स्कीम्स लेकर आते हैं, इस तरह स्कीम 10 साल के लिए 10 ईयर्स टेन्योर रख के कर देते हैं, 10 ईयर्स के बाद नहीं होता, फिर इसी प्रोग्राम को क्या किया जाता है, 10 ईयर्स के बाद इलैप्स होता है, इसको फिर क्या किया जाता है, नाम बदल देता है, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, ये 2005 सर एनसीएफ 2005 में भी इसी तरह था ना? सब पढ़े सर। 2000 में, हाँ 2001 में लॉन्च हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। जी जी जी। उसके बाद सर 5 एनसीएफ 2005 में भी सर इस पर जोर था काफी। हाँ देखिए हम धीरे धीरे बताएंगे। देखिए क्या किया, 1992 में डीपेप स्टार्ट किया है। डीपेप के लिए फंडिंग कौन किया गया है? वर्ल्ड बैंक ने फंड किया गया है। ब्रिटेन ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन कम्युनिटी एंड ब्रिटेन। क्या है सर, बैंक है या क्या जी? सर क्या है, लोन बैंक है या संस्था है सर? क्या इंटरनेशनल वो है,
क्या बोल रहा है, नहीं समझ रहे। IMF का डिफरेंस है, फुल फॉर्म बता दीजिए। सर इंटरनेशनल मार्केट, IMF ये बैंक है। इंटरनेशनल मार्केट फाइनेंस है। देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोन लिया। गवर्नमेंट किसके लिए है? फिजिकल डेफिसिटी की दूर करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा किसमें चाहिए? बहुत सारा एक्टिविटीज रहता है गवर्नमेंट, उसमें एजुकेशन भी एक एक्टिविटी है। एजुकेशन जो है लिबरलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इनडायरेक्टली क्या किया गया है? स्कीम लॉन्च करते हुए स्कीम के ऊपर फंडिंग करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने डीपेप को फंडिंग किया गया है। जब वर्ल्ड बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फंडिंग ले लेता है, पैसा ले लेता है, तब जो है एक जो है रिपोर्ट दिया जाता है, एक मतलब प्रपोजल दिया जाता है। उस प्रपोजल में बताते हैं हम जो है हर एक 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर स्कूल खोलेंगे, 2 पक्का रूम्स रहेंगे, टीचर रिक्रूटमेंट करेंगे हम लोग। ये पैसा लेकर हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे पूछा जाता है ना, तब जो है ये सब बताते हैं, सब बताते हैं। तब जो है वर्ल्ड बैंक भी जो पैसा देने वाला भी कुछ कंडीशंस रखते हैं। उस कंडीशंस फुलफिल करने के लिए फिर क्या हो रहा है? वर्ल्ड बैंक का हाथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर रहता है। समझ रहे हैं ना बात? हेलो जी सर, सर समझ रहे। यस सर। जब पैसा देने वाला कुछ कंडीशंस रखते हैं, कंडीशंस मतलब अब आप नहीं कर पाते तब जो उसके ऊपर आप जुल्म कर सकते हैं। मतलब इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर वर्ल्ड बैंक क्या है, उसका रोल प्ले कर रहा है। मतलब एजुकेशन में भी जो फंडिंग आने शुरू हो गया है जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने के बाद। 92 में भी एजुकेशन में भी बाहर से फंडिंग किया गया है। वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया गया है, यूरोपियन कम्युनिटी दिया गया है, ब्रिटेन ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी पैसा दिया गया है, कीनो पैसा दिया गया डीपेप के। समझ रहे हैं ना? जी सर, सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए सर। वो पैसा देता होगा तो हेलो, हाँ पूछिए। कुछ रिटर्निंग भी तो चाहिए होगा, ऐसा उसका कुछ डिमांड भी तो रहता होगा वर्ल्ड बैंक का कि मुझे ये प्रोग्रेस चाहिए, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट भी तो लेता होगा। हाँ लेता है, हर चीज लेता है। देखिए हम लोग रिसर्च के लिए 3 साल 5 साल के लिए रिसर्च फंडिंग दिया जाता है, वो लोग भी क्या मतलब प्रोग्रेस है वो पूछ लेता है ना, पैसा देने वाला पूछ लेता है। जी सर। वो पैसा फिर इंडिया को रिटर्न करना होता होगा वर्ल्ड बैंक को, या फिर वो पैसा रिटर्न रिटर्न करना करना उधार है, कमाने के लिए दे रहा है पैसा, वर्ल्ड बैंक कमाने के लिए दे रहा है, रिटर्न देना पड़ता है। लोन होता होगा, है ना? हाँ लोन है। ठीक है। ओके, इसके लिए कितना खर्च किया गया है? 2.4 बिलियन डॉलर्स, 2.4 बिलियन डॉलर्स एलोकेट किया गया है डीपेप प्रोग्राम के लिए। डीपेप प्रोग्राम पूरा इंडिया में 50% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने के लिए इनिशियल में 2.4 मिलियन डॉलर्स लिया गया है तीनों बैंक से, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन कम्युनिटी एंड ब्रिटेन ओवरसीज डेवलपमेंट एजेंसी। ये तीनों से इतना पैसा लेकर जो है 10 साल के बाद जो भी प्रोग्राम में फिक्स किया गया है वो अचीव नहीं कर पाया। फिर क्या किया गया है? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। ये भी फिस्कल कैपेसिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, ये भी मतलब स्कीम बदलता है, वही है मतलब कंडीशन है 10 साल के अंदर कंप्लीट करना, फिर 10 साल नहीं होता फिर नाम बदल के फिर कर लेता है। अभी माध्यमिक शिक्षा अभियान इस तरह नाम चेंज करते हुए कर लेता है। और टोटल लिटरेसी कैंपेन के ऊपर भी बहुत सारा पैसा खर्च किया गया है। पैसा
बाहर से फंडिंग लिया गया है। सर अभी जो सर पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सर 2020 आई है सर, क्या ये इसी तरह है क्या सर? मतलब वो अलग अदर है, नहीं अलग है, नहीं नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज में जो पॉलिसी अलग होता है गाइडलाइंस ना। रिकमेंडेशंस दिया जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेशंस दिया जाता है, गाइडलाइंस दिया जाता है, उसी गाइडलाइन आधार से आपका करिकुलम होना चाहिए, उसी तरह एफिलिएशन होना चाहिए, उसी तरह ही पूरा करना चाहिए। अल्टीमेट एम क्या रहता है? हेलो, है ना सर, जी सर पॉलिसी सुन रहे अलग है और प्लान अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। पॉलिसी के जो भी स्कीम्स रहता है, पॉलिसी में जो रिकमेंड किया उसी हिसाब से रहता है, उससे डिविएट नहीं करता है, समझ लीजिए। जो पॉलिसी के डिविएट नहीं करते हैं, जो भी स्कीम्स लॉन्च किया जाता है, लागू किया जाता है, ये सब पॉलिसी के अंडर ही रहता है, पॉलिसी जी रिकमेंडेशन के अनुसार ही रहता है। जी सर यही बोलना चाह रहे हैं। योजना अलग चीज हो गया, उसके अंतर्गत होता है, उसके अंडर में रह हाँ। करके योजना बनती है, योजना उसी को स्कीम बोला जाता है। हाँ, मतलब एक्सपेंशन किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व उसके शिक्षा लिए अभियान जो है सर, ये एक हाँ, स्कीम है ना? सर्व ये शिक्षा अभियान एक स्कीम है। स्कीम है। जब स्कीम बात करते हैं ना, जब स्कीम का टर्म आता है, ये फिक्स्ड टेन्यूर है, फिक्स्ड टाइम टेन्यूर है। 10 ईयर। हाँ, 10 इयर्स, मैक्सिमम ऑफ 10 इयर्स, सर समझ रहे ना? सर 5 इयर्स का एजुकेशन के लिए इसमें और सारा देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म रहता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब सर अचीव करने के लिए शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, इसी तरह सर इसको कंप्लीट करने के एनसीएफ लिए 2005 जो है वो भी तो स्कीम है सर। हाँ? एनसीएफ 2005 जो है वो भी तो स्कीम है। नहीं जी, वो स्कीम नहीं है, करिकुलम फ्रेमवर्क है। वो तो सर एजुकेशन पॉलिसी बनाने में थोड़ा हमको जानना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये भी 10 साल के रहता है, 10 इयर्स में जो भी चेंजेस आता है, और करिकुलम फ्रेमवर्क में मतलब कैसा सिलेबस कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, एक आउटलाइन दिया जाता है, आउटलाइन, एक फिलोसॉफिकल थॉट दिया जाता है। नेशनल लेवल में इंडिया में स्कूल एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए, सब्जेक्ट्स में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, ये सब डिसाइड करके एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, एक फ्रेमवर्क मतलब एक आउटलाइन सर दिया जाता है। एक सर्व शिक्षा अभियान के अलावा और कौन सा स्कीम है जो एजुकेशन पे काम किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान के अलावा हाँ उसके अलावा देखिए, ये हम डिस्कस कर रहा है नेशनल स्कीम्स, इसके अलावा हर स्टेट्स में भी अलग अलग स्कीम्स रखते हैं, अलग अलग स्कीम्स रखते हैं। जैसा देखिए ना, यूपी गवर्नमेंट एक स्कीम रखा गया है, ये फ्री लैपटॉप एक स्कीम है। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स के लिए फ्री बाइसाइकिल है। मतलब स्टेट से अलग अलग रहता है। सेंट्रल लेवल में देखिए, मैंने अभी बताया, साकिब सुन लीजिए, एपेप जो है ये स्टेट स्कीम है। एपेप ये आंध्र प्रदेश एजुकेशन प्रोग्राम जो है एक स्टेट का स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना ये स्कीम अच्छा लगा, इसीलिए नाम चेंज करके हर डिस्ट्रिक्ट जो है, हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कवर करते हुए डीपेप लॉन्च किया गया। मतलब बहुत सारा रहता है, स्टेट टू स्टेट वेरी रहता है। फ्री लैपटॉप स्कीम है, फ्री कंप्यूटर स्कीम है, फ्री एजुकेशन स्कीम है, फी रियम्बर्समेंट स्कीम है, ये भी स्कीम है, फी रियम्बर्समेंट। ओके सर हाँ सर हाँ ये जो लैपटॉप जो है यूपी गवर्नमेंट बोले आप, तो सर हाँ। ये तो अखिलेश गवर्नमेंट थे वो तो एक बार दिया गया, मगर ये तो अभी जैसे अभी योगी गवर्नमेंट है, इसने तो अभी इस पर दिया ही नहीं सर। अरे गवर्नमेंट चेंज होता है, स्कीम्स बदलता है, स्कीम्स बदलता अच्छा है।
है ना? सर एज ए ऑल सेंट्रल लेवल पे कौन सा स्कीम है सर? सेंट्रल लेवल पे हम पूछ रहे हैं, पूरा जब पूरा इंडिया में जो लागू हो, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, उसके अलावा और सारा कौन है? एक असल में ऐसा पूछ रहे कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था सर कि एजुकेशन पे कौन सा स्कीम्स है, वो बताइए। माइनॉरिटी स्कीम्स है, माइनॉरिटी बच्चों को आगे लाने के लिए माइनॉरिटी जो है ना, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप्स है। हाँ, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप्स है। फेलोशिप जो भी फंडिंग दिया जाता है, ये सब स्कीम्स है। राजीव गांधी फेलोशिप टू प्रमोट द रिसर्च, दैट इज ए स्कीम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और 10 years। उसके बाद 10 years के बाद रहता नहीं रहता, फिर फंडिंग हिसाब से डिसाइड कर लेता है। जो भी स्कीम आता है, जो भी पॉलिसी आता है, जो भी स्कीम आता है, जो भी पॉलिसी आता है, ये एजुकेशनल पॉलिसी जो रिकमेंड करता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिकमेंड करता है, उसी के अनुसार रहता है पूरा पॉलिसी स्कीम्स। जी सर, से डिबेट नहीं करता। जी सर। और साकिब जमाल, बाद में आप सर्च कीजिए क्या क्या किस तरह स्कीम्स है। ठीक है सर। ओके। मतलब इसी तरह मतलब इनडायरेक्टली एजुकेशन में भी इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हो गया है। समझ रहे हैं ना? क्या रोल हो गया है, क्या स्टेटस है एजुकेशनल इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद, लिबरल होने के बाद, इकोनॉमिकली लिबरल होने के बाद क्या स्टेटस है? एजुकेशन का स्टेटस क्या है? क्या बढ़ गया है, घट गया है? क्वालिटी बढ़ गया है, क्वालिटी घट गया है? क्या बता सकते हैं साकिब जमाल? जी सर, जी सर, सुन रहे। मतलब इस तरह हम लोग फंडिंग ले रहा है वर्ल्ड बैंक से, जी क्वालिटी बढ़ेगा सर, ऑब्वियस बढ़ेगा। और बहुत सारा एजेंसी से हम पैसा ले रहा है। पैसा लेने के बाद क्वालिटी बढ़ गया है, घट गया है? बिल्कुल बढ़ेगा सर। और सर क्वालिटी घट गया है। क्वालिटी घट गया है? कैसा जी घट सर, गया? सर क्वांटिटी बढ़ गया, सर क्वालिटी घट गया। बच्चा का वेटेज क्वांटिटी बढ़ा, क्वालिटी घट रहा है सर। एजुकेशन का स्तर गिर गया सर, लेकिन बच्चे पहुंच रहे हैं स्कॉलरशिप, साइकिल के लिए, लैपटॉप के लिए। कम से कम स्कूल तो पहुंच रहा है ना सर, कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं बच्चे। जो कुछ नहीं सीख रहा था कुछ तो सीख रहा है सर। स्कूल तो पहुंच रहा है ना, एटलीस्ट साक्षर तो सब हो रहा है ना। सर क्वांटिटी वेटेज हुआ सर, क्वालिटी कहाँ है सर? टीचर भी उस तरह है। सर क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी एजुकेशन का नहीं रहा। हम तो ये कह सकते हैं एक्सपेंशन हो गया। हम लोग बताएं यहाँ एक्सपेंशन ऑफ यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। बहुत सारा स्कूल्स आया, बहुत सारा स्कूल्स आने के लिए क्या किया? एक्सपेंड करने के लिए, हर एक बच्चे स्कूल में रहने के लिए, हर एक किलोमीटर दूर में रहने के लिए गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट कंपलसरी देना है। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा गवर्नमेंट रहता है, ज्यादा गवर्नमेंट रहता है। फिर प्राइवेट प्रोविजन भी देना पड़ता है। मैं चाहता हूं मेरा बच्चा गवर्नमेंट को नहीं भेजना चाहता हूं, मेरे को अल्टरनेट स्कूल चाहिए, अल्टरनेट स्कूल चाहिए। तब मॉडल स्कूल कॉन्सेप्ट आया, हैदराबाद पब्लिक स्कूल कॉन्सेप्ट आया, मॉडल स्कूल कॉन्सेप्ट आया। और पेरेंट्स चाह रहा है हम गवर्नमेंट को नहीं भेज सकते हैं, वो नॉर्मल स्कूल को नहीं भेज सकते हैं, हमको अलग स्कूल चाहिए। तब जो है गवर्नमेंट प्रोविजन दिया गया है प्राइवेट स्कूल्स ओपन करने के लिए, और उसमें बिजनेस हो गया है, और क्या बहुत एक्सपैंड हो गया है। जैसा क्वांटिटी बढ़ जाता है, फिर क्वालिटी भी मॉनिटरिंग करना भी क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यही है ना, आप कहने का मतलब यही है ना? क्वालिटी घट गया है, इसीलिए घट गया है, क्वांटिटी वाइज बढ़ गया है। सर क्वालिटी पे तवज्जो ही नहीं दी जा रही है ना सर। घटने की बात ही नहीं है, क्वालिटी पे तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं आजकल की गवर्नमेंट में। तो जब एजुकेशन फॉर ऑल है तो क्या होगा? शिक्षा सबके लिए ना। ये आपका देखिए एग्जामिनेशन में इस तरह ये अब्रिविएशंस पूछा जाता है, IMF, ओके, डीपेप,
फिर आपने बोला ना एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, और टोटल लिटरेसी कैंपेन, यूईई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, ये सब आपका 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सर मिड डे मील का भी सर कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, इसलिए गवर्नमेंट चालू किया था। हाँ, इसलिए क्या था सर कि मतलब बच्चे स्कूल से भागे नहीं, मतलब वो जो सर बच्चे की जो पॉवर्टी देखते हुए, उसकी घर की कंडीशन देखते हुए दिया था ना। देखिए बच्चों का हेल्थ माइंड पे रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट, मतलब इंडिया में क्या रहता है, इंडिया जो है एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, और माँ बाप जो है एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाता है, और बच्चे को जो है मतलब न्यूट्रिशन फूड नहीं दे पाता है, जो मॉल न्यूट्रिशन रहता है बच्चा, तब जो बच्चा नहीं कर पाता है, इनका माइंड उस तरह डेवलप नहीं होता है। इसी तरह न्यूट्रिशन फूड देने के लिए मिड डे मील जो है लागू किया गया है। जी। और बच्चा ये जंगल में रहता है, पेरेंट जंगल में रहता है काम करने के लिए, ये 2 लोग काम करेंगे तभी होगा। इसलिए बच्चा स्कूल में आने के बाद फिर बच्चा घर जाके फिर लंच बना के रहता नहीं रहता, ये सब मतलब जहन में रखते हुए मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया है। इसमें फंडिंग प्राइवेट स्कूलिंग एजुकेशन मार्केट हो गया है। एजुकेशन देखिए इकोनॉमिक लिबरल हुआ, एजुकेशनली लिबरल नहीं हुआ, फिर भी एजुकेशन मार्केट हो गया है, और प्राइवेट स्कूलिंग भी हो गया है। प्राइवेट स्कूलिंग पेरेंट चाह रहा है, इसीलिए प्राइवेट प्रोविजन देना पड़ता है। गवर्नमेंट क्या करना है, अब देना पड़ता है, हमको चाहिए प्राइवेट स्कूल चाहिए, ओके, तब जो है गवर्नमेंट परमिशन देंगे। फिर इसके लिए क्या किया गया, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, रिलीजियस ट्रस्ट, ये लोग जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन कर सकते हैं टू अचीव द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज, ये लोग जो है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए परमिशन दिया गया। फिर ये किस में आ जाता है, आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 25 कंपनी एक्ट, कंपनी रजिस्टर एक्ट, सोसाइटी रजिस्टर भी तो हाँ सोसाइटी इसमें आता है। आर्टिकल 25 कंपनी रजिस्टर एक्ट में आता है, ये सोसाइटी को रजिस्टर करना है इसमें। फिर एजुकेशन देना, एजुकेशन कंपलसरी देना, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 21 सॉरी आर्टिकल 21, ओके। मतलब इसी तरह एजुकेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट हो रहा है ना। बहुत मार्केटिंग हो गया, काफी है बराबर। प्राइवेट सेक्टर में एक्सपैंड हो गया है, प्राइवेट स्कूलिंग भी एक्सपैंड हो गया है। इसमें क्या रहता है, जब प्राइवेट आता है बायस रहता है, जेंडर बायस रहता है, सिर्फ बॉयज स्कूल्स खोल लेता है, ओके। इसमें लोअर कास्ट स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं किया जाता है। इस तरह प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ गया है ना। कैसा है, क्या रोल है लिबरलाइज करने के बाद, प्राइमरी सेक्टर में कैसा है, हायर एजुकेशन सेक्टर में कैसा है, वो हम देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर में बढ़ गया है, बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस ओपन किया गया है। हम इस तरह डिस्कस करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन से इकोनॉमिक लिबरलाइज करने के बाद प्राइमरी एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। बहुत सारा बफर हुआ है, मतलब बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस ओपन हुआ, एस्टैब्लिश किया गया है। करने के लिए गवर्नमेंट क्या किया गया है, गवर्नमेंट 100% भी फंडिंग, 100% फंडिंग से भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस ओपन किया गया है, और किसी एजेंसी की भी 50% गवर्नमेंट, 50% एजेंसी, एडेड, अनएडेड, ग्रांटिंग, इसी तरह नाम से जो है
50% गवर्नमेंट शेयर एंड 50% नॉन प्रॉफिट एनजीओ का एजेंट्स, एनजीओ का 50% दोनों मिला के ही इसी तरह एस्टैब्लिश किया गया है। और डीपेप एसएसए स्कीम में, डीपेप एसएसए स्कीम में जो पैसा लिए वर्ल्ड बैंक से, उससे 100% गवर्नमेंट पैसा से गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए, गवर्नमेंट स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। और कोई इस तरह है बिल्डिंग्स हम बना देंगे और रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट करेंगे, मतलब 50% गवर्नमेंट, 50% गवर्नमेंट, 50% प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस, एडेड इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह बहुत सारा प्राइवेट स्कूल्स एक्सपैंड हो गया है, प्राइमरी स्कूल्स एक्सपैंड हो गया, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज एक्सपैंड किया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव है स्कूल्स को एक्सपैंड करने के लिए? क्या ऑब्जेक्टिव है अजहर आलम? जी सर, जी सर। प्राइमरी स्कूल्स को एक्सपैंड करने के लिए 1 किलोमीटर रेडियस अंदर रहने के लिए गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर 100% से कुछ स्कूल्स और 50% गवर्नमेंट एंड 50% प्राइवेट से बहुत सारा स्कूल्स एस्टैब्लिश किया गया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? क्या मकसद है सर? मकसद यही होगा कि इंक्रीजिंग ऑफ एनरोलमेंट, बच्चे का मतलब ज्यादा उसमें वो होना हाँ, चाहिए। बच्चों का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों के स्कूल तक लाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन। ओके, 6 to 14 ईयर्स तक कंपलसरी एजुकेशन देना है। उसके लिए स्कूल्स क्या होना चाहिए? एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस मतलब 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर होना चाहिए। ओके, फिर बच्चों को एनरोल करना चाहिए, बच्चों बाहर नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्कूल नहीं होना चाहिए, स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल में रहना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑफ एनरोलमेंट। सर रेसिडेंशियल स्कूल तो इसलिए खोला जाता है ना, गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल भी खोलते हैं ना, ये बच्चे बाहर ना जाए। बहुत सारा रेजिडेंशियल स्कूल्स आया, मॉडल स्कूल्स आया, पब्लिक स्कूल्स आया है, ये सब नवोदय विद्यालय सब जो सेंट्रल है सर, वो भी तो वो रेसिडेंशियल स्कूल है। वो सेंट्रल है जी, वो सेंट्रल नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल है, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। मतलब प्राइमरी, हाँ प्राइमरी मतलब नवोदय स्कूल कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है बता सकते हैं? रूरल एरिया में टैलेंटेड बच्चों को अच्छा तालीम देना है, नवोदय स्कूल का ऑब्जेक्टिव है। रूरल टैलेंटेड बच्चों को आइडेंटिफाई करके। सर रूरल मतलब रूरल का जो मतलब गांव के जो बच्चे हैं उसके टैलेंट को पहचानना सर, उसको आगे प्रमोट, वही सर इसका मकसद था ना। वो नवोदय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय का कॉन्सेप्ट ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बच्चा जो है ट्रांसफर हो जाता है, करिकुलम सेम रहना है, कहाँ भी जाओ, कौन सा स्टेट भी ट्रांसफर कर दीजिए, वहाँ सेम सिलेबस के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को माइंड पे रखते हुए केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स ओपन किया। दैट इज अलग, दैट इज डिफरेंट। ओके सर केवीएस स्कूल जो सर होती है सर, वो वर्ल्ड लेवल पर भी है ना सर केवीएस? नहीं इंडिया में है, सीबीएसई है सर। अगर सर अगर इंडियन एम्प्लॉय अगर सर विदेश में जाएगा तो और जगह है सर। हाँ विदेश में तो होगा ना वर्ल्ड लेवल पे है सर, नहीं है में भी है सर। कुछ कंट्रीज में है, ज्यादा नहीं है। देखिए मानू सेंटर भी है, मगर नेशनल यूनिवर्सिटी है। हाँ तीन चार कंट्री में है सर, कहीं कहीं है जी। मैं ये बता रहा हूँ जुरिडिक्शन जो है वहां का, देखिए एम्बेसी में रहता है, एम्बेसी काम करने वाला रहता है, अगर वो चाहता तो फिर उसमें ज्वाइन कर सकते, इस तरह है। मगर जुरिडिक्शन नेशनल है, जब जुरिडिक्शन नेशनल है, इंटरनेशनल नहीं बात करेंगे, समझ रहे ना? वहां के बच्चा इंडियन स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करना है, इंडियन नेशनल ही ज्वाइन करना है। ओके, आप अभी तक रिस्ट्रिक्ट कीजिए नेशनल वाइड की तरफ, उतना दूर तक मत जाइए। ओके, आपका प्राइमरी स्कूल्स जो है एक्सपैंड हो गया है। एक्सपैंड इसलिए हो गया है
मेन मकसद ये है बच्चों को एनरोल बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए। पहले उतना नहीं रहता था, एनरोलमेंट बढ़ गया है। एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होना चाहिए। ओके, एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए मतलब प्राइवेट फंडिंग से स्कूल्स एस्टैब्लिश करके एनरोलमेंट एक बार एनरोलमेंट क्या होने के बाद क्या करना चाहिए? रिटेंशन करना चाहिए। 10th क्लास कंप्लीट होने तक रिटेंशन होना चाहिए। रिटेन के लिए क्या किया गया है? नॉन डिटेंशन पॉलिसी लागू किया गया है। नॉन डिटेंशन, ये जानते हैं नॉन डिटेंशन? नॉन डिटेंशन पॉलिसी जानते हैं? नहीं सर, नहीं जानते। सुने सब नया वर्ड है। पॉलिसी ये है, स्कूल्स में 9th क्लास तक जो है प्रमोट किया जाएगा आपका अटेंडेंस देख के। एग्जामिनेशन में पास हुआ फेल हुआ ये नहीं देखते हैं। 9th क्लास तक एनरोलमेंट हो गया, बच्चों को 10th क्लास तक स्कूल में रखने के लिए, रिटेन करने के लिए नॉन डिटेंशन पॉलिसी लागू किया है। 10th क्लास में ही पब्लिक एग्जाम रहेगा, ये भी स्कीम है। सर ये कौन बच्चे के लिए है सर? सबके लिए होता है कि नॉर्मल बच्चे या जो किस तरह की डिसेबिलिटीज है उसके पास? है सबके लिए, सभी बच्चों के लिए है। सबके नॉन डिटेंशन पॉलिसी है, मतलब अटेंडेंस से प्रमोट करना, एग्जामिनेशन से नहीं है। एग्जामिनेशन भी रहेंगे मगर एग्जामिनेशन को नहीं देखा जाता है, एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं देखा जाता है। अगर रिक्वायर आपको जितना अटेंडेंस चाहिए, सपोज 60% 70% अटेंडेंस है, आगे स्कूल को प्रमोट कर सकते हैं। जी सर। ओके, इससे क्या हो गया है? बहुत सारा गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बनने के बाद जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया स्कूल्स, टीचर्स नहीं है, प्राइवेट स्कूल्स है, टीचर रिक्रूटमेंट नहीं है, इस तरह एक्सपैंड हो गया। मगर परफॉर्मेंस कैसा है? पूर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस बहुत कमजोर से, काफी वीक है। हाँ, पूर परफॉर्मेंस हो गया है। राइजिंग ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइमरी सर, में सर इसका ड्रॉबैक हो सकता है सर, जैसे कि क्या बच्चा को drawback? हम प्रमोट करते जा रहे हैं, उसका वीकनेस उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा है, वीकनेस कंटिन्यू लगातार बना रहता है, तो कभी तो एग्जाम में जाके छट जाएगा वो सर। जैसे 10th लेवल तक लेके जाते हैं हम उसको, अभी 10th में इसको खत्म करने जा रहा है, नॉन डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करने जा रहा है। आप जो बता रहा है ना, वो जी सर, माइंड में रखते हुए इस पॉलिसी को खत्म करने जा रहा है। जी सर, समझ रहे हैं ना? ओके, जी स्कूल्स राइजिंग हो गया है लिबरल होने के बाद, इकोनॉमिक लिबरल होने के बाद 91 के बाद प्राइमरी सेक्टर में स्कूल्स राइज हो गया है, परफॉर्मेंस नीचे गिर गया है। ये है, दैट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन होने के बाद प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर में स्कूल जो है रेज हुआ है, फिर परफॉर्मेंस क्या हो गया है? पूर हो गया है। समझ रहे ना? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन? प्राइमरी एजुकेशन में एक्सपैंड हुआ है मगर परफॉर्मेंस पूर हो गया है। कब पूर होता है? सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं रहता है, तब पूर होगा, परफॉर्मेंस पूर होगा। इस तरह पॉलिसीज है, स्कॉलरशिप है, यूनिफॉर्म है, ये सब जब पुक्कड़ में आता है, फ्री में आता है, उसका वैल्यू नहीं दिया जाता है। आप प्रमोट कर रहा है, उसका वैल्यू नहीं रहता है। ओके, फिर जो है कैसा चल रहा है? मॉनिटरिंग नहीं है, तभी पूर्व होगा। अल्टीमेट मैं ये कह सकता हूं, लिबरल होने के बाद एक्सपेंशन हो गया, क्वांटिटी वाइज बढ़ गया है, क्वालिटी घट गया है। क्लियर? सर एक क्वेश्चन सर, डिटेंशन पॉलिसी को सर गवर्नमेंट को लाने का क्या सर ऑब्जेक्टिव था सर इसका? एनरोलमेंट, बच्चे को रिटेन करने के लिए, मतलब स्कूल में बच्चे की संख्या, मतलब क्लास तक ड्रॉप आउट रोकने के लिए। स्कूल छोड़े ना बच्चे, इसलिए। हाँ,
बच्चा फेल होता है ना, फिर कहाँ आता बच्चे। सर भाग बिल्कुल सर। फिर हायर एजुकेशन में रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन, हायर एजुकेशन का स्टेटस क्या है? आप बता सकते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन में क्या हो गया, क्या हो गया, जी सर, एक्सपैंड हो गया, क्वालिटी घट गया है। हायर एजुकेशन में कैसा है लिबरलाइज होने के बाद? देखिए हायर एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। देखिए गवर्नमेंट पूरा फोकस किसमें किया गया है, प्राइमरी में किया गया है, हायर एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया है। क्यों नेग्लेक्ट किया गया है? प्राइमरी एजुकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए गवर्नमेंट पैसा किसमें खर्च किया गया है, प्राइमरी एजुकेशन में खर्च किया गया है। हायर एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया गया है। जिसमें नेग्लेक्ट होता है उसमें प्राइवेटाइजेशन का स्कोप ज्यादा है। इसीलिए हायर एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, सेल्फ फाइनेंसिंग एंड मार्केट ड्राइव बढ़ गया है। सेल्फ फाइनेंसिंग, हायर एजुकेशन में सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेस शुरू किया गया है। सेल्फ फाइनेंसिंग, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस, ये सब आया क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में फोकस दिया, हायर एजुकेशन को नेग्लेक्ट किया। फिर हायर एजुकेशन में भी इंस्टीट्यूशन चाहिए ना, इसीलिए सेल्फ फाइनेंसिंग, प्राइवेट कॉन्सेप्ट आया, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस आया। तब क्या हो गया है, जब प्राइवेट आता है, ओके, सेल्फ फाइनेंसिंग आता है, क्या किया जाता है, पैसा बचाने के लिए कोशिश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हम लोगों को कॉलेज को क्या चाहिए, अच्छा लैबोरेटरी होना चाहिए, अच्छा लाइब्रेरी होना चाहिए, गर्ल्स वेटिंग रूम होना चाहिए, प्रिंसिपल रूम होना चाहिए, इतना क्लासरूम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। मगर जो पेपर वाइज सब दिखाते हैं, प्रैक्टिकल में उतना नहीं रहता है। प्लेग्राउंड होना चाहिए, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होना चाहिए, वेल इक्विप्ड लैबोरेटरी होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है प्राइवेट में। ह्यूमन रिसोर्सेस, इतना 8 टीचर रहना चाहिए, 8 टीचर से नहीं है, 5 टीचर से चलाते हैं। सर जी सर क्लास नेक्स्ट होने वाला है सर, अब क्लास खत्म हो जाएगी सर, नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाला है सर। ओके हो गया है। मैं बताता हूँ, ओके इसमें परफॉर्मेंस, इसमें भी परफॉर्मेंस पूर है, इसमें भी मतलब इंस्टीट्यूशंस बढ़ गया है, रेज हो गया है, इंस्टीट्यूशंस रेज हो गया है। परफॉर्मेंस प्राइमरी में भी परफॉर्मेंस पूर हो गया, फिर हायर में भी परफॉर्मेंस पूर हो गया है। रिसर्च फंडिंग कुछ नहीं दिया गया है, लिमिटेड दिया गया है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ गया है, जो एजुकेशन दे रहा है वो आपका इंडस्ट्री को जो एजुकेशन दे रहा है रिलेशन नहीं है। आप कुछ पढ़ रहा है और आपका जॉब का रिक्वायरमेंट अलग है, इसी तरह इंडस्ट्री को एजुकेशन को कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह प्रॉब्लम्स आ गया है एजुकेशनल इकोनॉमिक लिबरल होने के बाद। ओके, दिस इज द स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन लिबरलाइजेशन। प्राइमरी में भी एक्सपैंड हुआ, हायर में भी एक्सपैंड हुआ, क्वांटिटी वाइज जो है लो हो गया, परफॉर्मेंस पूर हो गया। हेलो सर। इससे आपका हेलो सर, आप बताइए। सर अगली क्लास का वो नोटिफिकेशन हो गया। हाँ सर, खत्म हो गया सर। मेहताब हो गया है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ अभी। जी अटेंडेंस सुमैया नहीं है ना, मैनुअल अटेंडेंस लेता हूँ। सुमैया नहीं है, सुमैया है नहीं है ना, सुमैया नहीं है। गुलजार है, गुलजार था सर। जी सर प्रेजेंट। इशार, जी सर प्रेजेंट। इशार अहमद नहीं है। साकिब जमाल प्रेजेंट सर। कमरान अंदालिब, कमरान, मासूम रजा, सोहेल अहमद, यस सर। शकल सोहेल सर प्रेजेंट सर।
अकर समय नहीं है। साबा जफर, साबा जफर नहीं है। अशद अंसारी, अशद अंसारी, हिंदी यहाँ मकाम है, आलम, कहाँ जा? शाइस्ता रूबी, सर। नाफिस, प्रेजेंट सर। अब नाफिस नहीं है ना? अब्दुल रजाक, 61 से बनाना है, अब यहाँ से इसमें मत बना देना फिर। नहीं मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ ना। अब्दुल रजाक, सोहेल म्यूट। शारिक रजा नहीं है। अभी 4 सेमेस्टर आने के बाद है। अल्ताफ, अल्ताफ थे ना? मासूद आलम, रब्बानी रही, यस सर। अजहर आलम, यस सर। सैयद आलम, यस सर। रुस्तम, सर आप लीव हो सकते हैं। हाँ लीव कर सकते हैं। सरफराज आलम, यस सर। यस सर। मंजूर खान, सर मोहम्मद रुस्तम सर। ओके ओके दिया हूँ मंजूर खान, ओके सर सैयद आलम हो गया। हो गया अभी क्विट कर सकते हैं। ओके सर। सर हम गुलफराज सर। हाँ गुलफराज आपको दिया हूँ। एवरीथिंग गुड। थैंक यू सर। थैंक यू।